प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है पिछले वीडियो के द्वारा। और उसी क्रम में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट 2 या सार्वजनिक व्यय भाग 2 का अध्ययन इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंतर्गत हम सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं विद्वानों ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया है। प्रत्येक वर्गीकरण का अपना महत्व है, पर कोई भी वर्गीकरण पूर्ण नहीं है। हम सभी का तो अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रमुख वर्गीकरणों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं और जो हमें सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत को, उसके कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा को समझने में सहायक सिद्ध होंगे। पहला है हस्तांतरण तथा गैर हस्तांतरण व्यय, ट्रांसफ़र एंड नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर। इस वर्गीकरण को प्रोफेसर पीगू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हस्तांतरण व्यय से अभिप्राय ऐसे व्यय से है जो सरकार द्वारा नागरिकों के हितों के लिए निःशुल्क किया जाता है। इस व्यय के बदले में सरकार को किसी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी के समय सहायता, अनुदान के रूप में सहायता, जैसे उद्योगों को अनुदान दिया जाता है जिससे उनकी लागत कवर हो जाए और वे लाभ कमा सकें, ब्याज आदि। ये सब क्या है? हस्तांतरण व्यय या ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं और इसके बदले में सरकार कुछ भी प्राप्त नहीं करती है, ना कोई वस्तु प्राप्त करती है, ना सेवा प्राप्त करती है। दूसरी तरफ है गैर हस्तांतरण व्यय। गैर हस्तांतरण व्यय किसे कहते हैं? ऐसे सरकारी व्यय जिसके बदले में सरकार को वास्तविक सेवाओं व वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात सरकार अपने लाभ अर्जन के उद्देश्य से व्यय करती है, जैसे प्रशासन व सुरक्षा पर किया गया व्यय। जब प्रशासन के ऊपर सरकार व्यय करती है तो उसके बदले में उसे सेवाएं प्राप्त होती हैं। सुरक्षा पर व्यय करती है तो उसके बदले में सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से ये गैर हस्तांतरण व्यय कहलाते हैं, जिनसे बदले में वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त हों। दूसरा वर्गीकरण है आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय या प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आयोजना मतलब प्लान और आयोजना भिन्न मतलब बिना प्लान का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर या व्यय। जब किसी परियोजना अथवा स्कीम को योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है तो उस पर व्यय किया जाता है और उस परियोजना अथवा स्कीम के पूरा होने तक उस पर व्यय करना आवश्यक होता है। तो ये व्यय क्या कहलाता है? आयोजना व्यय। किसी योजना से, किसी पर्पस से, किसी कारण से परियोजना को पूरी करने के लिए, स्कीम को पूरी करने के लिए व्यय किया जाता है, इसलिए इसे आयोजना व्यय कहा जाता है। इसके विपरीत परियोजना के पूर्ण हो जाने पर अथवा इस स्कीम को पूरी तरह लागू हो जाने पर
जो इस पे व्यय करना आवश्यक होता है वो कहलाता है आयोजना भिन्न व्यय। इसकी कोई प्लानिंग पहले से नहीं होती क्योंकि परियोजना पूर्ण होने तक की प्लानिंग की जाती है। उसके अतिरिक्त उसके बाद लागू हो जाने के बाद जो व्यय किया जाता है वो कहलाता है आयोजना भिन्न व्यय या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तीसरा वर्गीकरण है राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय में वे मदें आती हैं जिनसे सरकार का अपने कर्मचारियों के वेतन व भत्ते, भवनों की देखरेख तथा अपने चालू खर्चों आदि का कार्य चलता है। जिस तरह से सरकार काम कर सके, कर्मचारियों से काम ले सके, भवनों में ये जो कार्य चलते हैं सरकारी, उन भवनों की देखरेख कर सके, ये सभी चालू खर्चे होते हैं जो करना आवश्यक होता है। ऋणों पर लिया गया ब्याज, लाभांश का वितरण, लाभ आय आदि को राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। सेवाओं पर किया गया व्यय भी राजस्व खाते में ही शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या आ गए, चालू खर्चे आ गए विभिन्न प्रकार के, ऋणों पर लिया गया ब्याज आ गया, लाभांश का वितरण आ गया, लाभ से आय जो है उसको राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर किया गया व्यय भी राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। पूंजी व्यय में वे मदें शामिल होती हैं जिससे सरकार अपनी परिसंपत्तियों में वृद्धि अथवा देयता में कमी लाती है। इसमें सभी प्रकार की निवेश राशियां, पुराने ऋणों का भुगतान तथा पूंजी निर्माण के लिए दी गई राशि शामिल होती है। इस तरह से पूंजी व्यय जो होता है वह एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। पूंजी निर्माण इसके द्वारा होता है, निवेश होता है और सरकार के जो ऋण हैं उनमें कमी आती है, ऋणों का भुगतान हो जाता है। सरकार की जो एसेट्स हैं या परिसंपत्तियां हैं उनमें वृद्धि होती है क्योंकि सरकार निवेश करती है विभिन्न प्रकार के इस व्यय के द्वारा, पूंजी व्यय के द्वारा। चौथा वर्गीकरण है उत्पादक व्यय तथा गैर उत्पादक व्यय या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे एडम स्मिथ इत्यादि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी जिन्हें कहते हैं, उनके अनुसार उत्पादक व्यय में उन मदों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार सामाजिक अवसंरचना या सोशल ओवरहेड्स का सृजन एवं रख रखाव करती है ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़े। हमने पहले देखा था कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना या जिन्हें सोशल ओवरहेड्स भी कहते हैं वे आवश्यक होते हैं यदि उत्पादन किया जाना है और इनमें वृद्धि करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इन व्यय को उत्पादक व्यय माना था जिनसे उत्पादन क्षमता बढ़े। इसके अतिरिक्त जो अन्य व्यय होते थे उन सबको उन्होंने अनुत्पादक व्यय माना था। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का भिन्न मत है इस बारे में। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रशासन, सुरक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था आदि पर किया जाने वाला व्यय भी उतना ही उत्पादक होता है जितना कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाला व्यय। इसलिए इसको भी उत्पादक व्यय में ही शामिल किया जाना चाहिए। और गैर उत्पादक व्यय उन्होंने किसे कहा है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने?
उनके अनुसार गैर उत्पादक व्यय वह है जो अनावश्यक अथवा फिजूल खर्ची हो। तो ये जो है प्रशासन, सुरक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था, ये क्या है? उत्पादक व्यय हैं ये। और ये गैर उत्पादक ये वाले व्यय हैं, अनावश्यक व फिजूल खर्ची वाले व्यय। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सार्वजनिक दृष्टिकोण का वह भाग ही उत्पादक होता है जिससे स्पृश्य परिसंपत्तियों में वृद्धि हो और ऐसी परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जिससे आय प्राप्त हो। एक तो भौतिक रूप से जो संपत्तियां, परिसंपत्तियां दिखाई दें, काम में ली जा सके, उनमें वृद्धि हो, और साथ ही ऐसी परिसंपत्तियां या एसेट्स बढ़ें जिनसे कि आय प्राप्त हो, तो उन्हें वे उत्पादक कहते हैं। तो इसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, विभिन्न मत हैं इस बारे में कि कौन सा व्यय वास्तव में उत्पादक है और कौन सा व्यय अनुत्पादक है। यदि हम वर्तमान स्थिति देखें तो यह अर्थहीन प्रतीत होता है, क्योंकि सरकारी व्यय को उत्पादन एवं उत्पादकता में विभाजित करने के लिए किसी व्यावसायिक कसौटी पर नहीं रखकर उस व्यय को समाज अथवा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को देखना चाहिए। ये कोई बिजनेस या इंडस्ट्री नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है जो सरकार कर रही है लाभ प्राप्ति के लिए कि उसे उत्पादकता की इस प्रकार की कसौटी पर रखकर देखा जाए। ये समाज के कल्याण के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, इसलिए समग्र प्रभाव को देखना चाहिए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर और समाज पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वह सकारात्मक है या नहीं। क्या वह सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर रहा है? क्या वह आर्थिक विकास कर रहा है? यदि वह कर रहा है, इसके लिए लाभदायक है, तो उसे उत्पादक मानना चाहिए। इसके बाद अगला वर्गीकरण है उपभोग एवं पूंजी व्यय, कंजम्पशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह वर्गीकरण एक प्रकार से राजस्व एवं पूंजी व्यय का ही दूसरा रूप है। सरकार यह निश्चित करती है कि उसके व्यय की कौन सी मद का लक्ष्य पूंजी निर्माण है और कौन सी मद पर किया गया व्यय अर्थव्यवस्था के वर्तमान उपभोग के ऊपर हो रहा है। अगला है आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण, इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। आर्थिक व्यय और कार्यात्मक व्यय। जब सरकारी व्यय को विभिन्न अर्थयुक्त आर्थिक मदद में विभाजित किया जाए तो इसे व्यय का आर्थिक वर्गीकरण कहते हैं। इस वर्गीकरण से बजट के विभिन्न मदों से संबंधित आर्थिक घटकों जैसे निवेश, बचत, उपभोग तथा अन्य देनदारियों की जानकारी मिलती है। कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या आता है? सार्वजनिक व्यय की मदों की संरचना सरकार के कार्यों के आधार पर की जाती है। इससे यह पता चलता है कि सरकार किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रही है। ये सब कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। सरकार के कार्य, सरकार की सेवाएं। एडम्स ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर इस प्रकार किया है और बेस्टेबल ने भी इसका समर्थन किया है। तो दो अर्थशास्त्रियों के विचार सम्मिलित हैं इस 7वें बिंदु के अंदर। ये दो अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं? एडम्स और बेस्टेबल। और कार्यों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। पहला है सुरक्षात्मक व्यय, जैसे पुलिस, सेना, न्याय आदि पर किया गया व्यय। ये सभी कार्य हैं जो शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए और न्याय के लिए आवश्यक हैं, इसलिए ये सुरक्षात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा प्रकार उन्होंने बताया है वाणिज्यिक व्यय, जैसे यातायात संचार आदि पर व्यय है, ये वाणिज्य में काम आता है, कॉमर्शियल है इसका यूज़, इसलिए इन्हें वाणिज्यिक व्यय के वर्ग में इन्होंने रखा है। और तीसरा वर्ग है सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास पर व्यय। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन पर, सामाजिक बीमे पर, सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़कें, पार्क, पुल इत्यादि, इन पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल किया गया है एडम्स तथा बेस्टेबल के द्वारा। अगला वर्गीकरण है अनुदान तथा क्रय मूल्य। यह डाल्टन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा है। पहला है अनुदान। डाल्टन के अनुसार अनुदान या ग्रांट्स राज्य द्वारा किया जाने वाला वह व्यय है जिसके बदले राज्य को कुछ नहीं मिलता है। इसको क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। जैसे गरीब व पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, या कभी अधिक वर्षा होने से, ओलावृष्टि से, या कम वर्षा होने से, अकाल से, भूकंप से, इन विपदाओं से जो नुकसान होता है गरीबों को, उनकी सहायतार्थ व्यय किया जाता है, उसे अनुदान कहा जाता है। अनुदान को डाल्टन ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रत्यक्ष अनुदान और दूसरा अप्रत्यक्ष अनुदान। प्रत्यक्ष अनुदान क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुदान वह होता है जिससे जिस व्यक्ति को अनुदान दिया जाए उसे ही हित लाभ मिलता है, जैसे छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति। यह छात्रों को दी जाती है और लाभ भी छात्रों को ही मिलता है, तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष अनुदान। दूसरा है अप्रत्यक्ष अनुदान। डाल्टन ने अप्रत्यक्ष अनुदान उसे माना है जिसमें अनुदान जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी हित लाभ प्राप्त होता है। दूसरा बताया उन्होंने क्रय मूल्य। राज्य द्वारा किया जाने वाला वह व्यय जिसके बदले में राज्य वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे राज्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, इसके बदले में क्या प्राप्त करता है? राज्य कर्मचारियों से सेवाएं प्राप्त करता है। उनको जो वेतन देता है वो व्यय क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अत्यंत कठिन है। विभिन्न विचारकों द्वारा इसमें अलग अलग विचार दिए गए हैं, और यदि हम इन सभी को मिला लें तो मोटे तौर पर निम्न मदों में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इनके अलग अलग हमने विस्तार से देखा, और अब यदि हम इसे संक्षेप में बताना चाहें तो सरकारी व्यय शांति तथा सुरक्षा के लिए किया जाता है। देश के अंदर शांति बनी रहे तथा विदेशी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने के लिए, आतंकवादियों से जैसे सुरक्षा की जाती है ऐसे सुरक्षा के लिए सार्वजनिक व्यय। दूसरा है सामाजिक कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय। समाज में गरीब, वंचित इत्यादि तथा विभिन्न विपदाओं से ग्रसित लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय किया जाता है। तीसरा नागरिक प्रशासन के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन इत्यादि दी जाती है और उनसे बदले में सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, वे सब व्यय सार्वजनिक व्यय का हिस्सा है। चौथा है न्याय व्यवस्था। अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए न्याय व्यवस्था का होना भी बहुत अधिक आवश्यक है,
और इसके लिए व्यय जो किया जाता है वो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालता है। इसी तरह से एक कल्याणकारी राज्य के लिए लोगों को न्याय दिलाना भी आवश्यक होता है और इसलिए सार्वजनिक व्यय न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक ऋण प्रबंध, सरकार को विभिन्न प्रकार के ऋण लेने होते हैं और उसके बदले में ब्याज भी चुकाना होता है। इन सब का प्रबंधन करने का कार्य सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है। इसी तरह से आर्थिक विकास बिना सरकार के हस्तक्षेप के संभव नहीं हो सकता। यह साबित हो गया था 1930 की मंदी के बाद, जब J.M. केन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ उसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब मंदी की स्थिति, घोर मंदी की स्थिति आ जाती है तो उसमें आर्थिक विकास के लिए सरकारी निवेश करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से सरकारी निवेश, सरकारी व्यय आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। इन सभी के बारे में हमने विस्तार से देखा और निष्कर्ष के रूप में हम इन बिंदुओं के रूप में इनको रख सकते हैं। इसी के साथ हम सार्वजनिक व्यय का ये वर्गीकरण का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।